हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। जो हार नहीं मानता वही आगे जाता है। जो हार नहीं मानता वही आगे जाता है। दर्द पसीना आंसू सब काम आएंगे कि दर्द पसीना आंसू सब काम आएंगे। जब तेरे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। जब तेरे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैकबोट टायरेट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा मस्त ही। तो आज हम आप लोग के बीच में ओनली 3 मार्क्स का, है ना, ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन लाए हैं जो कि फिजिक्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जोरदार इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूछा नहीं है, बट इसे सिर्फ एमसीक्यू पूछता है, लेकिन इसका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। कहीं कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ इसका लिमिटेशन भी, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो सर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली proportional टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली proportional टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो पढ़ा हमने। क्या पढ़ा कि सर कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली proportional टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। दो चार्ज रहेगा ना, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट के। फिर फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई दिक्कत। अब जब इसको दोनों को आप मिलाओगे तो आपके पास क्या आता है फार्मूला, एफ आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, Q1 आता है, Q2 आता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता है। सर हाँ सर। और जब आप जानते हैं कि जब ये साइन हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो इसके लिए क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या आता है, के आता है। फिर यहाँ से Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। और यही फार्मूला को फिर ड्राइव करना है और इसका स्टेटमेंट लिखना है गॉस लॉ, सॉरी कूलॉम्स लॉ को, है ना। कूलॉम्स लॉ का आपको स्टेटमेंट लिखना है और क्या करना है, तो इसका फार्मूला को ड्राइव करना है और लास्ट में इसका लिमिटेशन लिख देना। लिमिटेशन में क्या होगा कि सर ये जो गॉस लॉ जो है ना, ये गॉस लॉ जो है, ये गॉस लॉ, सॉरी गॉस लॉ बोल रहे हैं, कूलॉम्स लॉ, सॉरी कूलॉम्स लॉ जो है आपका, कूलॉम्स लॉ स्टैटिक, ओनली स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है। स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है। स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। आपने पढ़ा ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, जबकि ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और यह स्टैटिक चार्ज के लिए होता है सिर्फ वैलिड, है ना। और पॉइंट चार्ज के लिए होता है, किसके लिए होता है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए होता है। आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है ना, कि एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है फॉर द टॉर्क। टॉर्क मतलब पी साइन थीटा के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा के बारे में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। इसी को आपको ड्राइव करना है, इसी को आपको ड्राइव करना है। कोई दिक्कत। ये फिक्स है, इसको फिक्स कर लो भाई, इसको ना फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो 2007 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है। मतलब कहीं ना कहीं जैक बोर्ड का टारगेट है 2026 में पूछेगा, तो पूछेगा, ठीक है। इसको आप फिक्स कर लो। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है, डेरिवेशन नहीं है, करके व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी को लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व होता है जो किसी भी पॉइंट पर क्या देता है, किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट को ड्रॉ करें
तो इस पॉइंट पर क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को देता है, ठीक है। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होता है, क्या होता है, कर्व होता है। एट एनी पॉइंट टेंजेंट वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दैट पॉइंट। कोई दिक्कत, तो आप इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहोगे, कोई दिक्कत। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है, बनाता है क्या, क्लोज लूप कभी बनाता है नहीं, क्लोज लूप बनाता है नहीं, बनाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपने पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, कोई दिक्कत। फिर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। और टर्मिनेट कहाँ होता है सर, टर्मिनेट कहाँ होता है, टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। और नेगेटिव केस, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो जाएगा कि सर इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, और इन्फिनिटी से आएगा और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो आप इसका प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपसे। आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि सर पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इसी को आपको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है करें ड्राइव फॉर एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड प्लेट का सेपरेशन डी आपके पास डी दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि 2025 में पूछ चुका है, लेकिन 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 एमसीक्यू के पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है जितना कहो कम इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है इसका कौन सा फॉर्मूला है, तो सर आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यही तो होता है। और आपने बहुत सारे एमसीक्यू बनाया होगा जिसमें आपसे कहा होगा कि डिस्टेंस को दुगुना कर दिए, डिस्टेंस दुगुना कर दिए कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। एरिया को हाफ कर दिए कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्टेंस को हाफ कर दिए कैपेसिटेंस क्या होगा। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और हर साल यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो आप इसे मिस नहीं करोगे, है ना, इसको आप याद करोगे, ठीक है। इसको आप हमेशा हमेशा आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर साल इससे पूछ जाता है दोस्त, इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है कर कि वो राइट प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, तो नाम से यह स्पष्ट है। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि सेम, सेम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जल्दी बताओ, ठीक है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। तो सर ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, कोई सरफेस लिया मैंने, सपोज एक सरफेस लिया, ठीक है, एक सरफेस लिया, कोई दिक्कत, एक सरफेस लिया, तो ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, ठीक है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। आपको इसका प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। क्या होता है प्रॉपर्टी कि वर्क डन सर, वर्क डन जो होगा जीरो होगा, क्यों, क्यों वर्क डन जीरो क्या करने में होगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को, सपोज यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, इसको मूव करने में हमें वर्क डन नहीं लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क डन विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जब जीरो हो जाएगा तो वर्क डन तो जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो फार्मूला से आपने पढ़ा है, ठीक है। फॉर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, चार्ज तो होता है भाई। तो जब पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो ना होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी वर्क डन जीरो। दूसरा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाकर इक्वी पोटेंशियल सरफेस से निकलेगा, ठीक है। और बहुत सारे इसका प्रॉपर्टी है ना, आप नोट्स में देख सकते हो। नेक्स्ट है करा स्टेट किरचॉफ्स रूल, ठीक है। स्टेट मतलब कह रहा है कि किरचॉफ्स रूल को आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है ब्रीफली कि भाई कैसे ये रूल, इसको कैसे ये रूल है, इस रूल को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो जस्टिफाई करने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, तो आपसे पूछा रहा है कि किरचॉफ रूल जो होता है, किरचॉफ जानते हैं किरचॉफ कितने लॉ दिया है, किरचॉफ किरचॉफ ने कितने रूल दिए हैं, तो दो दिए हैं। क्या कौन कौन से दिए हैं, KCL, KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ करंट रूल है ना। आप इसको फर्स्ट रूल कह सकते हो, सेकेंड रूल कह सकते हो, कोई दिक्कत। तो सर आपसे पूछ रहा है, जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस पे बेस्ड होता है। तो हम जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज रूल जो होता है ना, ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर आप दोनों को डिफाइन करोगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ सेकंड लॉ को, दोनों को डिफाइन करोगे, ठीक है। और इसके बाद आप लिखोगे कि किरचॉफ फर्स्ट रूल जो होता है किस पे बेस्ड होता है और सेकंड किस पे बेस्ड होता है। आप ऐसा वाला डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे कि एक जंक्शन है, यहाँ से करंट आया, यहाँ भी करंट आया, यहाँ से भी करंट आया, ठीक है, और यहाँ से करंट निकल गया, मतलब ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। तो आप यहाँ पर ऐसा फिगर बनाकर प्रूफ थोड़ा मोड़ा कर दीजिएगा, है ना। जैक बोर्ड भाई खींचना तो पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट है, कर डिफाइन करो करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, जे आपने पढ़ा है ना, जे करंट डेंसिटी। तो सर पूछा जा रहा आप आगे पूछा जा रहा कि स्केलर होते हैं वेक्टर, जानते हैं ये वेक्टर होता है, ठीक है। करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है, मेंटेन करता है इन मेटेलिक कंडक्टर एन विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन दिया, ठीक है, और मास इलेक्ट्रॉन का एम दिया है और चार्ज दिया -e, और सॉरी लिखा पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर एंड टाउ दिया आपका रिलैक्सेशन टाइम है, जो दिखाता है करंट डेंसिटी जे से, ठीक है। मतलब आपको सिंपली सिंपली आपको ये वाला प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये वाला आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है ये सारे के सारे डेरिवेशन, तो आप थोड़े एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कह रहा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और इस्टेब्लिश करना ओम्स लॉ को, मतलब V/I इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट को प्रूव करना है, कांस्टेंट को प्रूव करना है, यही तो होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I नहीं होगा, V/I नहीं होगा। इसी को आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव कर दोगे। और पहले प्रूव करने से पहले आपको डेफिनेशन लिखना किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन भी लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन भी लिखना है। तो क्या होता है डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो सर हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है सर, एवरेज वेलोसिटी होता है, जो क्या करता है, गेन करता है, कौन गेन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कहाँ गेन करता है, तो किसी भी कंडक्टर में, किसके इन्फ्लुएंस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, कोई दिक्कत। तो आप लिखोगे the average velocity gained by free electron inside a conductor in the presence of electric field is called drift velocity। कोई दिक्कत। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है, नेक्स्ट डेरिवेशन स्टेट बायट सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायट सावर्ट लॉ को लिखना है और उसको प्रूव करना है। तो सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा कि dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
बस बस इसी को आपको प्रूव करना है। स्टेट बायट-सावर्ट लॉ बोलेगा, आप इसी को लिख दो, इसको इसका डेफिनेशन को लिख दो बायट-सावर्ट लॉ का, और आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर दो। दैट्स इट, एंड आपके पास 3 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लॉरेंज फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसी दोनों को मिला के तो कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसी दोनों को मिला के तो कहते हैं लॉरेंज फोर्स। कोई दिक्कत, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। खत्म कहानी। फिर करें ड्राइव करो एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सर आपने ए वाला डेरिवेशन किया होगा, आपने यदि आपको याद है तो आपने ए वाला डेरिवेशन किया होगा। इधर इधर एक्स है, इधर एक्स है, क्या इधर इधर सपोज एक्स है, ठीक है, इधर वाई है, 3D बनाते हैं, वाई है, और ये आपका जेड है। कोई दिक्कत। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो सॉरी ये चार्ज जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई दिक्कत। और यहाँ पर थीटा एंगल बनाया हुआ है। और इधर इधर जो है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कोई दिक्कत। अब यहाँ होगा क्या कि वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ये है, इधर जब तोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो इधर क्या होगा, इधर इसको जब स्प्लिट करेंगे तो इधर क्या होगा, इधर होगा भी कॉस थीटा। होगा या नहीं होगा, क्यों, जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस थीटा आता है, और इधर इसको स्प्लिट करेंगे, इधर एंगल नहीं है, मतलब इधर क्या आएगा भी साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, भी साइन थीटा। और फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा भाई, ऊपर लगेगा। कोई दिक्कत, फोर्स आपका ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आता था, यदि आपको याद होगा, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, याद होगा फार्मूला यदि आपको, तो फोर्स आता था क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। और यहाँ से दोस्त कंफर्म है, एक एमसीक्यू फिक्स है 2026 में आपसे, फाइनल पेपर में आपसे, ऑफिशियल पेपर में आपसे पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है। तो साइन 90 डिग्री जब होता है, जब साइन 90 डिग्री होगा मैक्सिमम लगेगा, साइन 0 डिग्री होगा तो मिनिमम फोर्स लगेगा। क्यों, 0 होगा तो पूरा 0 कर देगा ना, और जब 90 डिग्री हो तो इतना 1 हो जाएगा, और क्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है, कह रहे व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2025 में पूछ चुका है, तो आपसे यहाँ पर एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। कैसे पूछेगा एमसीक्यू, तो सर जानते हैं, आपसे पूछेगा किसी भी बार मैग्नेट में, किसी भी बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। तो जानते हैं, इनसाइड देखें मैग्नेट के, इनसाइड में तो होता है नॉर्थ से साउथ, लेकिन आउटसाइड देखें तो नॉर्थ से, सॉरी, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, इनसाइड में कहाँ से होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अंदर में कहाँ से कहाँ होता है भाई, साउथ से नॉर्थ होता है, जबकि बाहर में कहाँ से कहाँ होता है, तो नॉर्थ से साउथ होता है। बस आपसे एमसीक्यू इसी प्रकार से पूछेंगे, ठीक है। और यदि आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया तो आप इसका डेफिनेशन लिख दोगे और इसका प्रॉपर्टी लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेरिवेशन जो भी है, कह रहे इस्टेब्लिश करो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। आपसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है। तो 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू म्यू, आपने तो पढ़ा होगा, तो बस इसी को आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। इसमें ड्राइव कैसे करोगे, पहले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डेफिनेशन लिखोगे, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखोगे दोनों का, फिर दोनों को रिलेशन में कंपेयर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफाइन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आपको डिफाइन करना है। और जब इसको डिफाइन करोगे ना, तो एक एग्जाम्पल मस्ट है, इंपॉर्टेंट है भाई, एक एग्जाम्पल आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल नहीं देते हो, आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर कि डिफाइन कर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्शन और
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑटो इंडक्शन, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ थोड़ा एक चीज़ कि भाई इंडक्शन और इंडक्टेंस में बहुत अंतर है, ठीक है। इंडक्शन 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 एंड इंडक्टेंस इज नॉट अ सिमिलर वर्ड, ठीक है। इंडक्शन एंड इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बहुत कंफ्यूजन टाइप का टर्म्स है, ठीक है। लग रहा है ना सुनने में एक जैसा इंडक्शन इंडक्टेंस, लेकिन आसमान जमीन का फर्क है भाई। इंडक्शन अलग चीज़ होता है और इंडक्टेंस अलग चीज़ होता है। इंडक्शन में क्या होता है कि मैग्नेटिक क्या क्या होता है कि जब फ्लक्स जैसे सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं यदि, तो आपने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा होगा। सोलेनोइड के बारे में क्या किया होगा, अवश्य ही पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़े पढ़े होंगे, है ना, लेकिन पढ़ा होगा। क्या होता कि जब इसमें करंट जाता है, तो जब इसमें करंट जाता, जानते हैं क्या यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो फ्लक्स प्रोड्यूस जब होगा दोस्त, तब क्या करेगा, फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तब लिंक करेगा फ्लक्स। जब फ्लक्स लिंक करेगा तो जब फ्लक्स लिंक करेगा इसी से, है ना, सेम कॉइल में, सिमिलर कॉइल में, इसी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। इसी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसी में क्रिएट होगा और फ्लक्स भी इसी में लिंक करेगा। फ्लक्स जब सिमिलर कॉइल में लिंक करेगा, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद होता है ना। तो खुद में ही जब फ्लक्स को लिंक करवाएगा उसको सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, नॉट इंडक्टेंस। ध्यान सुनना, इंडक्शन कहेंगे भाई, नॉट इंडक्टेंस, ठीक है। और जब म्यूचुअल में क्या होगा कि एक कॉइल यहाँ पर है और एक कॉइल यहाँ पर छाप रहा हूँ। सपोज यहाँ पर एक कॉइल में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो जब सर इसमें करंट आएगा, जब इसमें करंट आएगा, ठीक है, इसमें करंट आएगा तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो इसका फ्लक्स इससे लिंक करेगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक करेगा, करेगा कि नहीं। इसका फ्लक्स यहाँ कर इससे क्या करेगा, लिंक करेगा। अब भाई जानते हैं फ्लक्स जब एक दूसरे के साथ जब लिंक करता है, फ्लक्स जब इसमें आता है, फ्लक्स जब इसमें आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा तो उसके नेबरिंग कॉइल में करंट तो ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन, नॉट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ में सिर्फ एक ही कॉइल होगा लेकिन म्यूचुअल में दो कॉइल होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, नॉट इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को आपको डिफाइन करना है और उनके कोफिशिएंट को भी डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला को भी डिफाइन करना है। नेक्स्ट है करके एक कंडक्टिंग रोड है जो मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ड्राइव फॉर एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोड, ठीक है। तो सिंपली आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया, ठीक है। इनसाइड मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को बनाया। सपोज यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक कंडक्टर को मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक कंडक्टर को बनाया। अब एक कंडक्टर जानते हैं, कंडक्टर भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कंडक्टर का लेंथ क्या है, तो एल है। कंडक्टर का लेंथ क्या है, एल है। और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस, एक्स है, तो आपने डेरिवेशन किया होगा ना, जरूर किया होगा, अवश्य किया होगा, क्यों नहीं किया होगा। तो यहाँ सर अल्टीमेटली यहाँ पर आता था फॉर्मूला कि सर ईएमएफ आता था, ईएमएफ क्या आता था, बी एल भी आता था। सर आपको यही चीज़ को प्रूव करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है करके ड्राइव फॉर एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। देखो इंडक्शन था वहाँ पे, यहाँ पर इंडक्टेंस आ गया। फॉर अ लॉन्ग एयर कोल्ड सोलिनोइड ऑफ अ लेंथ एल एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है। तो वही कहानी भाई, वही वाला बनाना सिंपली आपको सोलिनोइड, यहाँ पर आई करंट को भेजना है और यहाँ पर आपको ड्राइव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है करके द इक्वेशन फॉर, यहाँ से ही दो चार ठो मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है, दो चार ठो मैंने लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि कभी कभी जैक जो होता है ना उस पर भरोसा नहीं है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है।
ठीक है। और एसी जो होता है अल्टरनेट करंट जो है चैप्टर आपका, उससे न्यूमेरिकल तो पूछता ही है। ठीक है, तो मैं दो न्यूमेरिकल वहाँ से रे ऑप्टिक्स से भी लाया हूँ। ठीक है, वहाँ से एक ठो लेंस फार्मूला है और एक ठो मिरर फार्मूला है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि मिल जाएगा वहाँ पे न्यूमेरिकल तो आपको रगड़ देना न्यूमेरिकल को। ठीक, तो देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि द इक्वेशन दिया गया एक ठो आपका, इक्वेशन दिया गया अल्टरनेटिंग करंट का। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव, टी प्लस फाइव होता है, यही होता है। लेकिन फाइव यहाँ पर नहीं लेना है, फाइव यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैं आगे इसका रीजन बताऊंगा और आगे एक क्वेश्चन है वहाँ पर मैं बताऊंगा कि फाइव क्यों नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर फाइव नहीं लेना आपको। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पर इक्वेशन देखें तो सर यहाँ पे 20 जो दिया गया है आई नॉट की जगह पे दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं आई नॉट का मान कितना है 20 है, कोई दिक्कत। और सर 200 पाई जो दिया गया है कहीं ना कहीं ओमेगा की जगह पे दिया गया है, साइन तो साइन है ना, साइन यहाँ पे है, लेकिन 200 पाई जो है ओमेगा की जगह पर दिएगा। तो चलो भाई साहब यहाँ से ओमेगा का मान भी 200 पाई हमारा आ गया है, 200 पाई हमारा आ गया है। तो सर क्या पूछ रहा क्वेश्चन, आई नॉट का वैल्यू कितना था, आई नॉट का वैल्यू कितना था, तो 20 था। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना था, तो 200 पाई था, 200 पाई था। क्या पूछ रहा आपसे, कह रहा फ्रीक्वेंसी निकालना है और पीक वैल्यू निकालना है आरएमएस का। तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट आई नहीं पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, पीक वैल्यू निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो सर पीक वैल्यू तो दिया गया ना, खुद से दिया गया पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू का मान आपका 20 एम्पियर ही तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है यहाँ पे आई नॉट। जब आप निकालोगे आई आर एम एस तो उसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय अंडर रूट टू होता है। क्या होता है, आई नॉट बाय अंडर रूट टू होता है। तो आई नॉट कितना वैल्यू है 20 है, अंडर रूट टू का मान कितना होता है 1.41 होता है, कोई दिक्कत। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग मतलब 14 आसपास आएगा एम्पियर आएगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। मैं आपका जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक होगा तो थोड़ा आप देख लेना, कोई दिक्कत। अब सर यहाँ पे आई आर एम एस निकल गया, आई नॉट निकल गया, आपको निकालना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ होता है। तो जब एफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई आएगा, ओमेगा बाय 2 पाई आएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया ओमेगा जल्दी बताओ, 200 पाई है सर, 200 पाई है सर। और 2 पाई यहाँ पर हम लिख दिए, कोई दिक्कत, पाई से पाई खत्म, 200 से 100 मतलब 100 हर्ज, 100 हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये 2026 में आने का बहुत पॉसिबिलिटी है ना, बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डरना नहीं भाई, इसको देख करके डरना नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना कि आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे फाइव क्यों दिया गया, अब बोलो यहाँ पे फाइव क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है। फाइव मतलब क्या होता है, एंगल तो होता है, तो उसमें एंगल नहीं दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर हम फाइव इसलिए नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू कितना है 3 अंडर रूट 2 और ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई है। ठीक है, तो मैं सिंपली फास्टली मैं सॉल्व करता हूँ। सर आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई नॉट का वैल्यू 3 अंडर रूट 2 है और ओमेगा वैल्यू कितना है 100 पाई है, कितना है 100 पाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है आपसे रूट मीन स्क्वायर पूछ रहा है, रूट मीन स्क्वायर पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है। आई आर एम एस पूछ रहा है यहाँ पर भी, आई आर एम एस पूछ रहा है यहाँ पर। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय अंडर रूट 2 तो इसका आई नॉट का वैल्यू कितना दिया 3 अंडर रूट 2 दिया है और अंडर रूट 2 नीचे है, अंडर रूट 2 खत्म, यहाँ से 3 एम्पियर आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है,
कोई दिक्कत। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ होता है। यहाँ से एफ निकाले यदि, एफ निकाले यदि तो होगा ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई। कोई दिक्कत, ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया है 100 पाई दिया है, कितना दिया है 100 पाई दिया है, और 2 पाई मेरे पास ऑलरेडी है, तो पाई पाई गया है ना 2 से 50 बार में, ठीक है। तो 50 हर जा गया आपका, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर जगह। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बोलो तो कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट आपका डेरिवेशन यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं कभी कभी ये क्या होता है कि 5 मार्क्स में पूछ जाता है, कभी कभी ये 3 मार्क्स में पूछ जाता है। जैक जो है ना भाई, क्या बोले इसको, बहुत वो है ये, है ना। कभी कभी ये इसको 5 मार्क्स में पूछता है ना। कभी हम आपने देखा होगा 5 मार्क्स का दी, तो वहाँ पर भी एक सेम डेरिवेशन था, ठीक है। जबकि 5 मार्क्स में क्या करता है, कभी कभी इम्पीडेंस को जोड़ देता है, ठीक है। दूसरा उसमें डेफिनेशन को ऐड कर देता है कि भाई पहले इसको डिफाइन करो, फिर उसका डेरिवेशन करो, फिर उसका डेरिवेशन करो। तो सर आपने ये पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं देता हूँ, और ये फिक्स कर लो, ये आप फिक्स कर लो, इसको आप फिक्स कर लो, इसको आप फिक्स कर लो, फिक्स कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है, अरे व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और उसका कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है सर। तो आप पढ़े हैं कि नाम से स्पष्ट है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है नाम से ही स्पष्ट है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक 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 वेव, वेव ये नाम से ही स्पष्ट है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो आपस में क्या होगा, आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है। आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है किसी भी चार्ज के, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होता है। किससे होता है, ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होता है सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में अरे देखें, नेक्स्ट देखें तो आपका है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे एंड वॉयलेट, क्या लिखा, अल्ट्रा वॉयलेट रे, है ना। अच्छा यूवी, यूवी लिखा है ना, यूवी रे के बारे में बता रहा है आपसे, और एक्सरे के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रॉपर्टी को लिखना है। सर आप जानते हैं एक्सरे का यूज किया था कहाँ, और यूवी रे का यूज कहाँ किया जाता है। तो सर यहाँ पे इसमें क्या था, डिजनीफेक्टिंग ऑफ वाटर, डिजनीफेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, इन वाटर, मतलब पानी में कीटाणुओं को मारने में यूज किया जाता है। किसको, तो अल्ट्रावायलेट रे को। एक्सरे को क्या कहाँ यूज किया जाता है, तो स्टडी करने में यूज किया जाता है। किसको, तो क्रिस्टल को स्टडी करने में यूज किया जाता है, छोटे छोटे चीज़ों कणों को। फिर एक्सरे का यूज आप जानते हैं कि कहाँ होता है, एक्सरे में ही यूज होता है। जो कि डॉक्टर क्या करता है, हड्डी का जब एक्सरे करवाते हो, अब जाते हो डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने, तो वहाँ जब एक्सरे करता है तो एक्सरे वहाँ यही तो रे होता है भाई। तो जब हड्डी टूटा हुआ होता है तो एक्सरे क्या करता है, उसका इमेज बनाता है, वही तो होता है एक्सरे का यूज, ठीक है। तो वही आपको बताना कि इसका क्या, इसका कहाँ से कहाँ तक इसका फ्रीक्वेंसी होता है, कितना वेवलेंथ होता है, ठीक है। उसी का प्रॉपर्टी को आपको लिख देना है, बस काम खत्म। नेक्स्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। कॉनकेव लेंस है, ये लेंस है भाई, पढ़ लियो ध्यान से, लेंस है ये, ठीक है। फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है, और डिटरमाइन करना आपको मैग्नीफिकेशन मतलब एम निकालना है। और एम जब निकालना है तो एम निकालने के लिए मेरे को भी चाहिए, और भी यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक। तो क्या दिया है, सबसे ज़्यादा इसमें स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आता है बताता हूँ मैं, साइन कन्वेंशन में, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप सीख जाओगे ना तो आप क्वेश्चन को रगड़ दोगे, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेशन भी क्या है, हलवा है इसका। तो सर लेंस कहा इन्होंने, क्या कहा, लेंस कहा है, और कौन सा लेंस कहा इन्होंने, तो कौन सा कहा, कॉनकेव लेंस कहा, कौन सा लेंस कहा, तो कॉनकेव लेंस आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है,
कॉनकेव लेंस जानते हैं इस प्रकार से बनता है। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ। उसका फोकल यहाँ होता है, फोकस लेंथ होता कि नहीं होता है। सर यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अब जानते हैं कि लेफ्ट साइड जितना भी होता है सारा टर्म्स नेगेटिव में लिया आता है, और राइट साइड जितना भी होता है सारा का सारा पॉजिटिव में लिया जाता है। कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना बस। आप सबसे पहले पकड़ो कि क्वेश्चन में कौन सा लेंस क्या दिया है, लेंस दिया है, ठीक है, तो कौन सा लेंस है, और यदि मिरर दिया है तो कौन सा मिरर है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि क्या दिया गया है, ठीक। दूसरी बात कि उसका फोकल लेंथ किधर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इधर ही है, ऑब्जेक्ट इधर मतलब क्या, लेफ्ट साइड में है, तो भाई यू दिया है, यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे यू कितना दिया, 60 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, तुम ही बताओगे 60 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, जल्दी बताओ। तो सर ये माइनस में होगा, क्यों क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, और लेफ्ट वाले को हम सारे को क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। लेफ्ट में जितने भी कोई भी आते हैं, जितने भी चीज़ आते हैं सारे को क्या लिखते हैं, तो माइनस में, नेगेटिव में लिखते हैं। कोई दिक्कत। और फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। ले भाई साहब, इसका फोकल लेंथ भी इधरे है, किधर, तो लेफ्ट साइड में है, मतलब इसका भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एफ जो होगा आपका नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। अब इतना कर लिए, लगा दो फॉर्मूला, लिखो बाय लेंस फॉर्मूला, इतना लिख दो। अब फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, तो सर 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक। अब इसमें आप बच्चे तो नहीं हो, है ना, इसमें वैल्यू को पुट करो और कैलकुलेशन करो, बस अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पूछा है आपसे, भी निकालने का मेरा मेन पर्पस क्या था, मैग्नीफिकेशन को निकालना। तो अब जानते हो कि लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, भी बाई यू होता है। एम इज इक्वल टू क्या होता है, भी बाय यू तो होता है ना भाई। तो बस इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है, नॉट लेंस। ध्यान में रखिएगा, यही सबसे मेन चीज़ होता है कि आप देखते नहीं हो कि क्या लिए गए हैं, और आप सीधा कन्वेंशन को पता ही नहीं चलता और वहाँ पर गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आपको तभी पता चलेगा जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा लेंस लिया गया है, कौन सा मिरर लिया गया है, तभी आप साइन कन्वेंशन को सही से डिक्लेयर कर पाओगे। कोई दिक्कत। तो सर कॉन्वेक्स मिरर लिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, ठीक है, तो ऐसे बनता है सर, ऐसे बनता है। कोई दिक्कत। अब जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कि सर इधर जितने भी चीज़ होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव में, और इधर जितने राइट साइड में जितने भी होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यदि रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जाता था, आधे ऐसे जाता था, और ऐसे जाता था, ऐसे पास हो जाता था, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर बनता था, कोई दिक्कत, ऐसे पास कर जाता था, ठीक है। तो सर यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया है कि यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर निडल दिया है, मतलब इसका हाइट दिया गया है। हाइट कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत। और 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर और द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया आपका यू दिया है, किधर दिया है, तो अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ दिया है, ई साइड में दिया है, मतलब लेफ्ट साइड में दिया है, मतलब नेगेटिव में जाएगा। कोई दिक्कत। तो सर माइनस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका फोकल लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया है, 15। अब तुम ही बताओ 15 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में, जल्दी बताओ, प्लस या माइनस में। तो सर प्लस में, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर राइट साइड में होता है, किधर होता है, राइट साइड में होता है। कोई दिक्कत। अब आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लिखो। अब आप यहाँ पे पुट करके आंसर ला ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सर
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो हमने 10वें क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली चीज़ है नहीं। क्या है इसमें, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इस पर डाला गया क्या, अभिलंब, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल। ये सारे के सारे किस में होते हैं, तो एक ही प्लेन पे होते हैं और एक ही पॉइंट पे होते हैं। पहला लॉ खत्म। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉन आई मतलब एंगल आई इज इक्वल टू कॉन आर, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, वही दोनों लिख देना, काम खत्म। कह रहे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंटरफेरेंस का मतलब आप क्या समझते हो, लाइट का इंटरफेरेंस, और मेंशन करना है कि कौन सा कंडीशन है जो इंटरफेरेंस के लिए सुटेबल होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कंडीशन है जो होगा, वो कंडीशन जब अप्लाई होगा तभी इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक, तो सर हमने बहुत सारे कंडीशन पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो जानते हैं कि जब दो सोर्स ऑफ लाइट इसके पास सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम क्या होगा, सेम फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस सेम होगा, और फिर कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत। और डायरेक्शन भी क्या होगा, डायरेक्शन भी दोनों का क्या होगा, तो सेम होगा सर, दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो जब दो वेव सुपरपोज करेगा, दूसरे के ऊपर, ठीक है, जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेगा और स्क्रीन पे आपको कहीं आपको डार्क दिखाई देगा, और कहीं आपको ब्राइट दिखाई देगा, और कहीं आपको डार्क दिखाई देगा। और इसी फिनोमिना को कहते हैं अपन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, तो जानते हैं, सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं यदि, तो फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं कि लाइट जो होगा मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, क्रोमेटिक होना चाहिए पहली। दूसरी की सोर्स ऑफ लाइट जो होगा कोहेरेंट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट जो होना चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत। तीसरा में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर रे ऑफ लाइट जो होगा क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये सब कंडीशन जब फॉलो करेगा, फुलफिल होगा, तभी आपका इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक वेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 में पूछा गया है, तो आज इसका चांस कम है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर लोगे आप इसको आराम से, कुछ नहीं इसमें कि लिखना, आपको आइंस्टीन का इक्वेशन लिखना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताना। कह रहे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी वही है, सेम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको बताना है, और इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को बताना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल को बताना है, नियम को बताना है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को चलते चलते बता देता हूँ। सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जानते हैं अपन कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, होता है या नहीं होता है सर, क्यों नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे वो कंडक्ट करेगा, तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, अब जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, और रे ऑफ लाइट मतलब क्या, इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और इंटेंसिटी होना चाहिए। जब ये रे ऑफ लाइट पड़ेगा मेटल सरफेस पे, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्डेड होता है मेटल सरफेस से क्या होता है, बॉन्डेड होता है ना इलेक्ट्रॉन। तो सर जब रे ऑफ लाइट पड़ेगा किसी भी कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
इजेक्ट आउट होना शुरू कर देगा। क्या करेगा? इजेक्ट होना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यही फिनोमिना को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दोनों सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, दोनों सेम है। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या कहा, आप लिखोगे, यदि इसको आप सेंटेंस में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द, ठीक है, आप तो लिख सकते हो अस्ट्रैक ऑन द मेटल सरफेस, कि भाई जब मेटल सरफेस से अस्ट्रैक करता है, टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? इजेक्ट होता है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है कहाँ से? तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। कब होता है सर? कब होता है? तो जब रे ऑफ लाइट आपका कहाँ होता है? जब रे ऑफ लाइट आपका पड़ता है किस पे? तो किसी भी कंडक्टर पे। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको फील आ गया होगा, समझने की बात तो अलग है, ठीक है। फिर कह रहा स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियमों को लिखना है। तो आपने पढ़ा है, इसका 4-5 ठो लॉ है कि सर जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी एक टर्म्स है कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना होगी, फोटो इलेक्ट्रिक होगी। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा? इंटेंसिटी होगा। पहला रूल। दूसरा रूल कि सर इलेक्ट्रॉन जैसे ही सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो सर जैसे ही आपका रे ऑफ लाइट पड़ेगा मेटल के ऊपर, तुरंत इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि आया यहाँ पर रे ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन सपरा, है ना, सपरा मतलब कहने का मतलब रेडी हुआ फिर निकला, ऐसा नहीं। इंस्टेंटली ये प्रोसेस है भाई, इंस्टेंटली प्रोसेस है। जैसे आया धड़क से निकल जाएगा, जैसे आएगा फटक से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा खत्म। दूसरा रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा तेजी से लाइट आएगा, ठीक है, जितना तेजी से लाइट आएगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा। पहला आपको पता चल गया कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। दूसरा मैंने क्या कहा कि जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा किस पे? तो मेटल सरफेस पे, तुरंत इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करेगा। दूसरा कंफर्म। दिक्कत? कोई दिक्कत? तीसरा मैंने कहा कि सर ये जो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है ना, यदि नॉर्मल आएगा ना तो नहीं होगा, इसके लिए एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यदि सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं टूटेगा, और इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा आपका? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट नहीं होगा, कहने का मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब आप यहाँ तक लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, 3 मार्क्स आराम से आप ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मेंशन 3 इन लिमिटेशन ऑफ बॉस मॉडल, आपने पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लिमिटेशन ऑफ बॉर मॉडल का लिमिटेशन क्या था, ठीक है, आप इसे लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मास डिफेक्ट को डिफाइन करना है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है कि सर जो टोटल मास होता है किसी भी न्यूक्लियस का टोटल मास होता है, किसी भी न्यूक्लियस का टोटल मास जो होता है उसमें कमी आ जाता है। कैसे कमी आता है सर? तो न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का मास और न्यूक्लियस का मास में जो कमी आता है, जो डिफेक्ट आता है, उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में, इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तोड़ करके इसको सेपरेट करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है क्योंकि सो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पूछा नहीं है बट आपसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका अगला है
कह रहे कि राइट और रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को लिखना जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सिंपली लिख दोगे रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, कह रहे किस पे काम करता है ये, तो आप जानते हो है ना, ये बायसिन पे काम करता है। बायसिन मतलब कहने का मतलब है, बायसिन आपने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिन, बैकवर्ड बायसिन, सॉरी फॉरवर्ड बायसिन और रिवर्स बायसिन के बारे में आपने पढ़ा है। तो बायसिन में डायोड के प्रिंसिपल पे काम करता है ये। ठीक है, डायोड के प्रिंसिपल पे काम करता है। कोई दिक्कत हो ना, पीएन जंक्शन आपने पढ़ा है ना, तो आपने वहाँ डायोड पढ़ा होगा, इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा। ये वाला फिगर आपने नहीं पढ़ा है दोस्त, ये वाला नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं वाला फिगर, तो इसी के ऊपर वो काम करता है कौन, तो रेक्टिफायर। कोई दिक्कत। कह नेक्स्ट में कह रहा कि राइट डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक, करके डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, तो कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। तो आपको सिंपली लिखना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा और इंसुलेटर में क्या होगा। फिर से कहने का मतलब है कि कंडक्टर जो होगा आसानी से क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा। इंसुलेटर में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा स्लो जाएगा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा स्लो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंसुलेटर में जरा सा भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। कोई दिक्कत, तो आप इसी प्रकार से आप लिख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट है तो डिफ्रेंशिएट करना एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये भी कहीं ना कहीं छप चुका होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सर आपने देखा होगा कि यहाँ से एमसीक्यू बहुत पूछा आता है, तो एमसीक्यू से भी आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, एन टाइप का मतलब जब हम पेंटावेलेंट कैटायन को, जब हम पेंटावेलेंट को ऐड, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो। और पी टाइप में क्या होता है कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को जब ऐड करते हैं तो अपन के पास आता है कौन सा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है। और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस प्रकार से भी। इस प्रकार से मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया, ठीक है, सारे के सारे क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट से दोस्त, है ना, सारे के सारे क्या थे, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप ये लेक्चर को आप अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के पास क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, है ना। आप तो जानते हो कि बहुत एग्ज़ाम आपका क्या है, तो करीब आ गया एग्ज़ाम। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना है कंसिस्टेंसी के साथ। आप जानते हो ना कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। आप हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी जो होता है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, मोटिवेशन से आप 2-4 दिन तक पढ़ लोगे, लेकिन कंसिस्टेंट आप रहोगे ना, तो लगातार यदि कंसिस्टेंट हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी का इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन की वजह से थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कुछ कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो 2-4 घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, नाउ आई एम पॉज माई वीडियो, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।